पढ़ेंगे हम अल्टरनेटर की शब्दावलियां, ये शॉर्ट पिच क्या होती है, ये फुल पिच क्या होती है, ये फेज क्रम क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो आओ अल्टरनेटर शब्दावलियां। अल्टरनेटर शब्दावलियां, ठीक है, अल्टरनेटर की शब्दावलियां, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बेटा आपने अक्सर सुना होगा फेज क्रम, है ना, और फेज के बारे में आप जान चुके हो, क्यों? क्योंकि आपने थ्री फेज अच्छे से पढ़ रखा है ना। तो देखो फेज क्या होता है, जहां पर कोई भी तरंग अपना अधिकतम मान ले उसे क्या बोले, जहां पर कोई भी तरंग अपना अधिकतम मान प्राप्त करती है उसे क्या बोला जाता है, फेज, है ना। हाँ, और इसका क्रम बेटा उसकी जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी क्रम के आधार पर हम क्या करेंगे, अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ पाएंगे, उसे क्या बोला जाएगा, फेज क्रम। ठीक, बहुत बढ़िया। तो पहला है बेटा फेज क्रम, पहला है इसमें फेज क्रम, फेज क्रम। अच्छा, तो फेज क्रम के बारे में क्या लिखोगे बेटा, कि जब भी जनित्र में ऑपरेशन होता है तो बेटा उत्पन्न तीन फेज क्रमिक रूप में क्या होता है बेटा, अपना अधिकतम मान प्राप्त करती है, तो उसे क्या बोला जाता है, फेज क्रम। तो लिखना, जब भी अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर क्या करता है बेटा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, करता है, तो तीनों कुंडलियां, तीनों कुंडलियां क्रमिक रूप में, क्रमिक रूप में क्या बेटा, अपने अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है, अपने अपने अधिकतम मान को, अपने अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है, अधिकतम मान को प्राप्त करती है। अतः बेटा इसी निश्चित क्रम को क्या बोला जाता है, फेज अनुक्रम। अतः, अतः इसी निश्चित क्रम को क्या बोला जाता है बेटा, फेज अनुक्रम बोला जाता है, फेज अनुक्रम कहा जाता है। अब सवाल है सर ये फेज अनुक्रम पढ़ते क्यों हैं, तो लिखना बेटा, जब हमें बड़े मान की सप्लाई की जरूरत होगी तो हम अनेक अल्टरनेटर को क्या करते हैं, समानांतर में लगाते हैं, वहां इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लिखो, फेज अनुक्रम द्वारा एक से अधिक अल्टरनेटर को, एक से अधिक अल्टरनेटर को उचित क्रम में, उचित यानी कि निश्चित क्रम में, उचित क्रम में जोड़ने की, जोड़ने की क्या मिलती है बेटा, सुविधा मिलती है, सुविधा मिलती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, इस अल्टरनेटर के फेज क्रम को जांचने के लिए सर कोई डिवाइस होता है, बिल्कुल बेटा, उसे बोलते हैं फेज क्रम टेस्टर, है ना। तो लिखो बेटा, इसी फेज क्रम को जानने के लिए किस डिवाइस की जरूरत होती है, फेज क्रम टेस्टर की। तो लिखो, फेज क्रम की स्थिति किससे निर्धारित होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखना, पेज टेस्टर द्वारा, पेज टेस्टर द्वारा निर्धारित, निर्धारित होती है, ठीक है। ये लो भैया, ये बेहतरीन चीज, ठीक है। चलिए, अब बेटा आप जब भी आप कोई भी करोगे, मान लो देखो मेरे पास सुनो, एक एक मेरा अल्टरनेटर ये है, एक दूसरा है, अब इनको जोड़ने के लिए बेटा इनका आर वाई बी सेम होना चाहिए, तो ये भी बेटा आर वाई बी में होना चाहिए, क्यों, अगर ये बी आर में होगा ना तो बेटा ये लेने लगेगी और देने लगेगी, है ना। तो देखो मुझे आगे लाइन में धारा भेजनी है, तो बेटा अगर इनका फेज सेम होगा ना तो ये धारा और ये धारा बेटा कुल मिला के धारा इधर जाएगी, ठीक है। अगर मान लो बेटा ये एक है, ये दूसरा अल्टरनेटर है, और बेटा ध्यान रखना, अगर इसका अल्टरनेटर है आर वाई बी, यानी कि मान लो ये इस और घूम रहा है, और बेटा इसका क्या है, एक को चेंज कर लो यानी कि बी आर वाई, तो बेटा इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, और बेटा ये क्या बन जाएगी, ये लोड बन जाएगी, तो ये इधर की एनर्जी इधर जाने लगेगी, बेटा आगे जा नहीं पाएगी। तो इस एनर्जी को आगे भेजने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बेटा, फेज टेस्टर की जरूरत होती है, फेज अनुक्रम को सही करने की जरूरत होती है, ठीक, पहली बात। चलिए सर ये एनर्जी बनेगी किस में, तो ये एनर्जी बनेगी बेटा आपकी वाइंडिंग में, तो बेटा एक शब्द आता है पिच फैक्टर, चलिए उसको पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द है पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। सबसे पहले सर ये पिच फैक्टर होता किस में है, तो बेटा यह किस में होता है, यह वाइंडिंग से संबंधित होता है, यह उस वाइंडिंग से संबंधित होता है, होता है जिसमें क्या होती है बेटा, जिसमें ईएमएफ बनती है ना, जिसमें, जिसमें विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल निर्मित होता है ना, होता है।
तो आखिर में सर ये पिच फैक्टर होता क्या है उसके बारे में बताओ। तो ये कुछ नहीं है बेटा, ये पिच फैक्टर क्या क्या है, यह एक अनुपात है, ठीक है। अब इसे किससे दर्शाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है तो बोलना बेटा इसे इसे केपी यानी कि पिच का फैक्टर, इसे केपी से दर्शाते हैं। अच्छा सर इस केपी का मान एक से ज्यादा या कम ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल बेटा ध्यान रखना, इस पिच फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है बेटा, एक से कम होता है। क्यों होता है बताऊंगा। इस पिच फैक्टर का मान, पिच फैक्टर का मान बेटा, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, सदैव क्या होता है बेटा, एक से कम होता है, एक से कम होता है, ठीक है। सर और क्या पूछता है? बिल्कुल बेटा, तो वास्तव में बेटा इसका कोई मात्रक होता है क्या? तो लिखना बेटा इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर ये आखिर होता क्या है? तो बिल्कुल रुको मैं बताता हूँ बेटा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो वास्तव में बेटा क्या है, ये गुणांक है जो कि आंशिक पिच से उत्पन्न वोल्टेज का फुल पिच से उत्पन्न वोल्टेज का अनुपात होता है। सर क्या होता है, बिल्कुल बताते हैं, देखो रुको, ये केपी है बेटा, ये क्या है, इस केपी का मान क्या है, आंशिक पिच। सर आंशिक यानी कि जो अंश में हो या कुछ भाग में हो, तो आंशिक आंशिक पिच यानी कि फ्रैक्शनल वाइंडिंग, आंशिक पिच द्वारा उत्पन्न वोल्टता तथा यहाँ क्या लिखोगे बेटा, फुल पिच द्वारा उत्पन्न उत्पन्न वोल्टता का क्या होता है बेटा, अनुपात होता है। देखो आंशिक पिच ने कितनी वोल्टा उत्पन्न की, बटा बेटा क्या है, फुल पिच में उत्पन्न वोल्टता का क्या है, ये अनुपात है ना। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, यह एक अनुपात है जो आंशिक यानी कि फ्रैक्शनल, अब बताऊंगा कैसे, डोंट वेरी, जो आंशिक पिच द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विभा बल तथा फुल पिच का, फुल पिच के मानों का अनुपात होता है, मानों का क्या होता है बेटा, मानों का अनुपात होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये दोनों इनका अनुपात होता है। अब देखो बेटा आराम से आपको बताऊंगा, डोंट वेरी, ठीक है। अब पहले तो बेटा मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी वाइंडिंग कैसे बनेगी, अब इसको समझते हैं बेटा। अब कोई भी वाइंडिंग क्या बनेगी बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना वाइंडिंग बेटा हमेशा क्या बनती है, पोल से बनती है, ठीक है। अब लिखो पोल पर लगाते हैं, तो देखो बेटा ये मान लो मेरा एन ध्रुव है और ये मेरा मान लो एस ध्रुव है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? मान लो ये मेरा एन ध्रुव है और एस ध्रुव है। अब देखो बेटा ध्रुव के जस्ट बीच के अंदर क्या होता है बेटा, चुंबक के जस्ट बीच में क्या होता है, ध्रुव होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आराम से देखो, आराम से, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ वाइंडिंग करना चाहता हूँ बेटा, ये मेरे पास एक तार है, इस तार को मैं जब एक घुमाव दे दूंगा ना, एक बार मोड़ दूंगा ना, तो बेटा क्या बन जाती है, एक टर्न बन जाती है, बनती है कि नहीं? हाँ। तो बेटा ये एक टर्न क्या है, इस तार को ही तो मोड़ा हुआ है, यानी कि मैं यहाँ से जब मैं आपको वाइंडिंग पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा आपको बेटा एक टर्न का मान क्या होता है, दो कंडक्टर के बराबर। सर दो क्यों, एक ही कंडक्टर है? नहीं बेटा दो है, देखो एक कंडक्टर और दो कंडक्टर, ठीक है। तो एक वाइंडिंग से जब मैंने इसको घुमाया ना, तो बेटा क्या बन गया, एक टर्न बन गया, उस एक टर्न के अंदर क्या होता है, दो कंडक्टर होते हैं, बोलो सही। जल्दी से देखो, अब देखो ये जो साइड होता है ना बेटा, इसे कहते हैं एक्टिव साइड, जो मैं पढ़ाऊंगा, और बेटा ये क्या होता है, टॉप साइड, ठीक है। हाँ, और ये क्या है, हमारे बॉटम का साइड, ठीक। अब मैं ऐसे कैसे बना देता हूँ बेटा एक वाइंडिंग, ये लो, यानी अभी मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये एक, ये लो, ये अगर मेरी एक वाइंडिंग है बेटा, इसका ये भाग जो पोलों के बीच में आता है बेटा, यहाँ पर विद्युत वाहक बल नहीं बनता। कहाँ बनेगा विद्युत वाहक बल बेटा, यहाँ बनेगा इसमें, ये है एक्टिव साइड, ये क्या है बेटा, एक्टिव साइड। तो इस साइड को क्या बोला जाता है, एक्टिव। जो क्या होती है, एक्टिव वो साइड होती है बेटा जहां ईएमएफ बनती है, ठीक है। बहुत सही। उसी तरह बेटा ये भी आपकी कौन सी साइड है, एक्टिव। तो आपको कोई पूछेगा एक वाइंडिंग में कितनी एक्टिव साइड होती है, तो दो, ठीक है, एक्टिव साइड। ये एक्टिव मतलब जो एक्टिवली भाग लेती है, ईएमएफ बनाती है, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या है, वाइंडिंग का छोर, और ये वो भाग है जहां पर ईएमएफ नहीं बनता, ठीक। आराम से देखो, ठीक है। अब देखो बेटा स्पान को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी। तो बेटा जब ये और ये क्या है बेटा, कुंडली तो है, तो जब यहां से यहां तक होती है ना, तो बेटा इसको ही बोला जाता है कॉइल स्पान या कुंडली स्पान, कुंडली की स्पान। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई, क्योंकि बेटा ये चीजें समझ में आएगी तब आगे आगे चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो बेटा, ये यहां से लगाकर यहां 180 डिग्री होता है, बस यहीं से आपका क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये 180 क्यों होता है, ठीक। आओ
मशीन के अंदर जब भी बेटा पोल लगाते हो, मशीन के अंदर जब भी पोल लगाते हो, तो ये ध्यान रखते हो बेटा एन यहाँ होता है और एस यहाँ होता है। आप मुझे बताओ ये हमेशा 180 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है? होता है। बहुत बढ़िया। एक बात, मशीन जब मैं पढ़ाता था, जब मैं आपको बताऊँगा, बड़ा बताया भी था मैंने आपको कि जब यहाँ पर विद्युत वाहक बल डॉट बनता है, तो बेटा यहाँ पर क्रॉस बन ये डॉट यहाँ क्रॉस होता है, तो यहाँ डॉट बनता है कि नहीं बनता? बनता है। सुन ना, यानी कि सर इसी लाइन पे ये दोनों ध्रुव एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। ये देखो बेटा, यही 180 डिग्री मैंने यहाँ बताया। नंबर 1 बात। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर अगर उत्पन्न विद्युत वाहक बल E1 है, तो बेटा यहाँ पर क्या होता है? माइनस E1 होता है। होता है? हाँ। अगर बेटा ये क्या है? फुल पिच है वाइंडिंग, अगर इसकी वाइंडिंग फुल पिच है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब वाइंडिंग करोगे ना, तो बेटा इसमें ईएमएफ अगर ये फुल पिच है, यानी कि बराबर 180 डिग्री पर है, तो ध्यान रखना बेटा E1 का मान E2 के बराबर ही होगा, लेकिन E2 क्या होगा? E2 होगा बेटा माइनस ऑफ E1, यानी कि उसके ऋणात्मक के बराबर। ठीक है? सर ये क्या कह रहे हो? ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर यहाँ डॉट होगा ना, यहाँ क्रॉस से ईएमएफ बनाएगा, तो यहाँ डॉट से ईएमएफ बनाएगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। बस अब इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई है, तो आप समझ जाओगे कि अगर कॉइल यहाँ पर है, तो बेटा अगर क्रॉस बना रहा है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? डॉट में ईएमएफ बनाएगा, लेकिन बेटा उन दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है? कब? जब फुल पिच होगा। अब देखो, मान लो यहाँ मेरा ईएमएफ बना E1 और यहाँ पर क्या बना बेटा? E2। लेकिन जब ये एग्जैक्ट 180 डिग्री पर है, तो बेटा इस E2 का मान E1 के बराबर ही होगा। देखना बेटा, अगर 180 है, तो बेटा E2 का मान क्या हो जाएगा? E1 के बराबर ही होगा, लेकिन होगा कैसा? नेगेटिव। होगा कैसा? नेगेटिव। ठीक है? कब? जब 180 डिग्री पर है। देखो यहाँ से आपको समझ में आया? आराम से देखो। ठीक है? तो यहां से क्या लिखेंगे? चूंकि दोनों साइड बेटा ठीक 180 डिग्री पर है, तो बेटा यह क्या कहलाती है? फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। चूंकि दोनों साइड किसकी बेटा? क्योंकि कॉइल की दोनों साइड एक ठीक 180 डिग्री पर है, अतः इसे फुल पिच कहा जाएगा। तो लिखो बेटा, जिस वाइंडिंग में कॉइल की दोनों साइड कॉइल की दोनों साइड ठीक 180 डिग्री पर संयोजित होती है, संयोजित यानी कि वाइंडिंग होती है, संयोजित होती है, उससे क्या बोला जाता है बेटा? फुल पिच वाइंडिंग कहा जाता है। फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है? लेकिन बेटा हमें क्या करता है? हमें मशीन को थोड़ा हल्का बनाना है, और मशीन को हल्का बनाने के लिए वाइंडिंग को कम करनी पड़ती है। तो बेटा वाइंडिंग को हम क्या कर देते हैं? थोड़ी-सी छोटी कर देते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है? इससे और कोई भी फायदा होता है? बिल्कुल इससे होता है। बेटा इससे एक फायदा ये होता है कि इसमें हार्मोनिक की समस्या नहीं आती है। अब आप कहोगे हार्मोनिक क्या है? तो हार्मोनिक कुछ नहीं है बेटा। जब बनेगा क्या? कोई भी मशीन के अंदर बनता क्या है? ईएमएफ एसी नेचर का बनता है ना, तो वो बेटा उस एसी नेचर में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के कुछ कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसे हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक है? आप इतना ध्यान रखो। अच्छा, सर इसका कोई घाटा भी है? थोड़ा-सा घाटा है बेटा, ईएमएफ थोड़ा कम बनेगा, ठीक है? हाँ, तो आओ समझते हैं कैसे। आराम से देखो, तो यहाँ पर अगर मैं इसका विद्युतिक निरूपण देखूँ, तो यहाँ पर मेरा क्या है बेटा? N पोल है और यहाँ मेरा S पोल है। अगर ये मध्य में है, तो बेटा मैं अगर ये कह दूँ कि यहाँ पर मेरा ईएमएफ E1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E2 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये पूरा 180 है, यहाँ E1 है, तो यहाँ E2, ठीक है? तो बेटा ये पूरा के पूरा कितना होगा? 180 डिग्री विस्थापन है, तो E1 और E2 बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना बेटा, जब आप फुल पिच लोगे, तो यहाँ का ईएमएफ और यहाँ का वीएमएफ दोनों को जोड़ोगे, तो यहाँ बेटा एक चीज ध्यान रखना कि फुल पिच ईएमएफ किसका? बेटा कॉइल का। वो किसके बराबर होगा? भाई इसके और इसके। तो मैं कह सकता हूँ E1 प्लस E2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, यहाँ से आपने ये देखा कि यहाँ डॉट है, यहाँ क्रॉस है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड को काटने पर सेम ईएमएफ भी आएगा। क्यों? क्योंकि 0 और 180 डिग्री पर बेटा किसका मान बराबर होता है? चाहे साइन लो चाहे कॉस, दोनों का मान बराबर होता है। होता है कि नहीं? होता है। तो ध्यान रखना बेटा, इसलिए यहाँ लिखना, क्योंकि उत्पन्न ईएमएफ ज्यात रंग का होता है, ज्यात रंग यानी कि एसी का होता है, एसी में ही होता है। अतः अतः बेटा क्या हो जाएगा? अतः E1 का मान E2 के बराबर हो जाएगा। कौन सा बेटा? परिमाण, इसको कहते हैं परिमाण, है ना? लेकिन बेटा दिशा क्या होती है? अलग-अलग। ये क्या है? परिमाण। लेकिन बेटा क्या होती है? इनकी दिशा अलग होती है। E2 की दिशा E1 से उल्टी होती है। समझ में आया? आया। क्यों? क्योंकि ईएमएफ क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। ठीक? हाँ। अब देखना, यहां से मैं कह सकता हूँ E1 और E2 अगर परिमाण देखूंगा, तो मैं कह सकता हूँ फुल वाइंडिंग, फुल पिच ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा? अगर मैं E2 की जगह E1 रख दूं, ये वाला, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 2E1 के बराबर। यानी कि एक पिच वाइंडिंग में जो 2E1 यानी कि एक तरफ के ईएमएफ का दुगना मिलता है। ठीक है? यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है? ठीक है।
तो ये तो था बेटा किसका, फुल पिच का। अब देखते हैं सर ये शॉर्ट पिच क्या होता है। यानी कि मैं क्या समझा कि यहाँ से जो ईएमएफ आ रहा है वो इसके और इसके योग के बराबर आएगा। ठीक, अब आओ बेटा शॉर्ट पिच पे, दूसरे नंबर पे। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, थोड़ा सा एकदम प्यार से देखो चीजें समझ में आएगी। दूसरा शॉर्ट पिच वाइंडिंग, इसमें हम क्या कर देते हैं, कुछ भाई एक तरफ की वाइंडिंग को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। देखो मैं बताता हूँ, सेम टू सेम शॉर्ट पिच का मतलब देखो बेटा, दोनों वाइंडिंग में कॉइल स्पान का मान क्या होगा बेटा, 180 से कम होगा। इसका अर्थ दोनों वाइंडिंगों के कॉइल स्पान का मान, कॉइल स्पान का मान, स्पान यानी कि बेटा दूरी का मान क्या होता है बेटा, 180 डिग्री से कम होता है, कम होता है। अच्छा कैसे सर, आपने बताया था ये मेरा पोल है N, तो हाँ अभी भी बता रहा हूँ, ये मेरा पोल है S, ये कैसा आया, यहाँ पे वाइंडिंग को मैग्नेट करके, है ना, ध्यान रखना, ये N और S पोल आ गए। अब इस पोल के बीच में से क्या बनेगी बेटा, मुख्य अक्ष। ये कौन सी रेखा है आपको पता है, ये चुंबकीय अक्ष है, और ये एक ही चुंबकीय है। भाई इस तरह से जो मैग्नेट थी ना बेटा, इस तरह से जो N और S बनाते थे ना, इसको तोड़ के मैंने यूं सीधा सीधी लगती, ठीक है, इसी मैग्नेट को मैंने तोड़ के यूं रख दिया। ये इस तरह की मैग्नेट थी बेटा, इसी को तोड़ के मैंने इस तरह से रख दिया, इसलिए कोई डरना मत, है ना। तो ये और ये रेखा एक ही है, ये भी क्या है, चुंबकीय अक्ष, और बेटा ये दोनों भी क्या है, चुंबकीय अक्षीय, ध्यान रखना, ये क्या है, चुंबकीय अक्षीय, दोनों चुंबकीय अक्ष है। ठीक है, तो इसको मैंने तोड़ के इस तरह से रख दी, ठीक है, समझ आने के लिए, ताकि वाइंडिंग समझाई जा सके। ठीक, अच्छा अब शॉर्ट पिच का मान क्या है, 180 डिग्री से कम। तो वही चीज करनी है बेटा, यहाँ पर क्या बना दो, ये कॉइल का पॉइंट। अब 180 का मतलब अगर फुल पिच होती तो यहाँ तक, 180 में बेटा यहाँ तक नहीं होती, कुछ छोटी होती है, तो बेटा मान लो यहाँ तक ही की है, और फिर बेटा इस तरह से आपने वाइंडिंग कर दी, ये लो। अगर फुल पिच होती तो 180 होती, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, 180 से कुछ कम। और जिस एंगल से बेटा थोड़ा कम माना जाता है ना, उसे कहते हैं अल्फा। ये अल्फा एंगल क्या होता है, इससे शॉर्ट की है पेच को बेटा, इसे बोला जाता है शॉर्ट पिच एंगल, क्योंकि ये शॉर्ट करने के काम आता है। तो इसे क्या बोलोगे, शॉर्ट पिच एंगल। एंगल को क्या बोला जाता है बेटा, कोण। बिल्कुल आसान कर देंगे बेटा, तो ये कितनी होगी आपके लिए, ये पूरी 180 है, तो 180 डिग्री में से अल्फा चला गया, तो बेटा कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा। ठीक, बस यही तो है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, देखना। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो आराम से, अब देखो आपको कैलकुलेशन आराम से समझ में आएगी। सुनो, यहाँ पर ईएमएफ आ रहा है, उसको मैं इवन मान लो सर। यहाँ पर E2 आ रहा है, E2 मान लूं, लेकिन अल्फा मुझे क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, फुल पिच। फुल पिच क्या होती थी बेटा, इस पॉइंट से यहाँ, अगर ये E1 होता था तो ये E2 होता था कि नहीं होता था, हाँ ये कब होता था बेटा, जब इन दोनों के मध्य कितना होता था, 180 डिग्री का कोण, और इसे क्या बोला जाता है, फुल पिच। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, शॉर्ट पिच। क्या बनाना है, शॉर्ट पिच। तो देखना, शॉर्ट पिच के लिए वापस से ये बनाओ, E1 को मैंने चेंज किया क्या, देखो E1 को मैंने चेंज किया नहीं, तो E1 को रखा मैंने E1, लेकिन मैंने E2 को बेटा क्या किया, कुछ डिग्री पर शॉर्ट कर दिया, कुछ डिग्री पर शॉर्ट कर दिया। तो मुझे बताओ, जहाँ 180 था, भाई शॉर्ट करने का मतलब ऐसे शॉर्ट नहीं कि छोटी बना दोगे, नहीं भाई, ये यूं ही तो कम होगी, 180 डिग्री पे यूं ही तो कम होगी, यहाँ कहीं कम होगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ। तो देखो बेटा, यहाँ क्या है, ये मान लो यहाँ पर आ गया आपका E2, है ना। अब आपको कोई पूछेगा कितनी शॉर्ट की, तो बेटा ये एंगल है अल्फा, जिसे कहते हैं शॉर्ट एंगल, क्योंकि शॉर्ट तो कैसे होगी, ऐसी तो होगी वाइंडिंग। ठीक, छोटी मत करना एंगल पे, बेटा ये क्या है आपका शॉर्ट पिच एंगल, शॉर्ट पिच कोण। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया भाई, ऐसे कर दिया आपने शॉर्ट। ठीक, इस कोण को क्या बोला जाता है बेटा, शॉर्ट पिच एंगल। अच्छा अब देखो बेटा, एक गणित का नियम होता है कि अगर किसी भी धरातल से बेटा इस कोण को अगर मैं कुछ भी ए मान लेता हूँ, और बेटा अगर ये कोण अल्फा है ना, तो बेटा यहाँ से दो कंपोनेंट आते हैं, नीचे की तरफ जो होता है ना, आधार की तरफ, बेटा उसको लिखते हैं ए कॉस अल्फा, और बेटा जो इसके कण की तरफ होता है ना बेटा, उसे लिखते हैं ए साइन अल्फा। ये थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, क्योंकि गणित है, अपने को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से बेटा दो कंपोनेंट आ गए इसके, और एक कंपोनेंट कौन सा आ गया ये। ठीक है, अब नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो E2 है, और बेटा E2 के नीचे यानी कि ए कॉस अल्फा, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। इजी। उसी तरह बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, ए साइन अल्फा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E2 साइन अल्फा। बहुत आसान है, डोंट वरी। ठीक, अब बस यहाँ से कुल ईएमएफ कितना आ रहा था, कुल ईएमएफ आपका कितना बन रहा था, 2E1, है ना। क्यों, क्योंकि E1 बराबर क्या था, E2 था कि नहीं था, देख लो आराम से। ठीक, तो यहाँ पर भी मैं नेट क्या मानता हूँ बेटा, मेरा ईएमएफ तो बराबर ही मानता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ E1 को मैं E2 के बराबर लिख देता हूँ। तो बेटा यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये मान मेरे लिए क्या आ गया, एक स्थिति तो यही आई, स्थिति एक, बेटा यहाँ क्या हो जाएगा E1, तो इसके विपरीत में मैं, मेरे पास क्या है बेटा, E2 cos अल्फा,
और बेटा इस E2 को मैं E1 लिख दूं, क्यों? क्योंकि मैं मान लेता हूं माना बराबर EMF आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर ये E2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। और एक कंपोनेंट बेटा ऊपर है, ये क्या है आपका E2 sin अल्फा। बेटा इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, E2 E1 sin अल्फा लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये दो कंपोनेंट आ गए, बस अब आपका काम हो गया। अब आराम से देखो बेटा, यानी कि आपको एक तो कंपोनेंट मिला बेटा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, तो स्थिति 2 में क्या लिखोगे? बेटा ये सीखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। तो एक तो हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया बेटा, क्षैतिज, तो यहाँ लिखो क्षैतिज भाग, क्षैतिज भाग का ईएमएफ, है ना, वो कितना हो जाएगा बेटा, देखो गौर से, E1 प्लस ये वाला E1 cos अल्फा, E1 cos अल्फा, बोलो, है ना। और बेटा एक क्या हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर, दूसरा कौन सा भाग हो जाएगा इसका, ऊर्ध्वाधर भाग, ऊर्ध्वाधर भाग का ईएमएफ, है ना बेटा, वो कितना हो जाएगा, वो हो गया देखो ये वाला E1 sin अल्फा, बोलो, समझ में आया? हाँ, अब देखो बेटा ये एक गणित का नियम है, ठीक है। अब देखो आगे, अगर आपके पास इसका मान आ गया, एक EH आ गया, है ना, और बेटा एक आपके पास EV यानी कि वर्टिकल का मान आ गया, बेटा EV का मान कितना आया, E1 sin अल्फा आया कि नहीं, ये देखो E1 sin अल्फा, और बेटा ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया E1 प्लस E1 cos अल्फा, बस। अब बेटा जब भी इन दो सदिशों का परिमाण निकालते हैं ना, तो इसका सदिश का परिमाण पीछे निकलता है, आपको डायरेक्ट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट याद करा देता हूँ। ये क्या बन गई बेटा, जो मेरा सदिश यहाँ होगा ना, वही यहाँ पर भी होगा, तो बेटा इसका मान कितना हो गया, E1 sin अल्फा, ठीक है। अब देखो आराम से, E1 cos अल्फा, अब बस, अब इस R को निकाल लो, अब वही ये क्या बन गया बेटा, कर्ण बन गया, ये आधार बन गया, और ये क्या बना गया, ऊंचाई बन गई, तो क्या लगाओ बेटा, तो बस पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या निकालोगे बेटा, परिणामी ईएमएफ, परिणामी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो बस परिणामी विद्युत वाहक बल बना निकाल लो, तो यहां से आप कह सकते हो ER, है ना, तो मैं कह सकता हूं ER का स्क्वायर बराबर EH यानी कि बेटा हॉरिजॉन्टल ईएमएफ, ये क्या है, इसको मैं मान लेता हूं पूरे को बराबर हॉरिजॉन्टल, और ये